हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। शायद लास्ट लेक्चर है। अगर थोड़ा सा बचेगा तो इसको हम लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास तक। और वैसे भी हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में चांसेस हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक बार बता दो, मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके लिखो। और वेयर आर यू, ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो भाई? आ गया मैं। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हम लोग लेक्चर को। एक बार ओके लिखो। गुड इवनिंग तो ठीक है, वेलकम सही। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? सबको बता दो, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एकदम। हाँ, रूल ये है, जो फालतू चैट करेगा उसे ब्लॉक कर देंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो चैट साइलेंट रखेंगे और सारी चीजें समझाऊंगा। और कुछ आपको बात बतानी है मुझे कि हम लोग कैसे मूव करेंगे आगे के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है और बहुत सारे बच्चे ओके लिख चुके हैं, तो इसका मतलब हम लोग स्टार्ट करने वाले। गुड इवनिंग, है ना? हाँ, गुड इवनिंग। रात हो जाएगी थोड़ी देर में क्लास खत्म होते होते। गुड इवनिंग क्या हो गया? चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, आप भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। हमने बेटा चैप्टर 1 पढ़ लिया है क्लास 12 का, और ये चैप्टर 2 है क्लास 12 का, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कह रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज या शायद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? सही है। हाँ, और आपके मार्क्स वगैरह आप में से किसी ने बताया नहीं, जरा एक बार मार्क्स भी लिख दो। मैं मार्क्स जानना चाह रहा हूं आपके। जरा मार्क्स लिखो अपने फटाफट से, जो आपके बायो में आए हैं। मार्क्स बताओ जल्दी भाई, मार्क्स। मार्क्स बताओ, मार्क्स बता दो यार एक बार। 170? ये झूठ लिख रहे हैं 180 वाले। हाँ, मार्क्स बता दो। अरे मास्क नहीं, मार्क। मार्क्स, मार्क्स, MARKS। ठीक है, काफी सारे 175, 140, 101 भी है। क्यों भाई, पढ़ के नहीं आया? मुझे कम वाले देखने हैं। हाँ, बायो वाले चाहिए बेटा मुझे, बायो के। गुड। ठीक है, सत्यम 165, साक्षी, मानी, मनीष 46। क्यों? रिवाइज कर फिर से। मेरे को कम वाले ज्यादा खराब लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप मार्क्स सबने लिख दिया, अब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और अपना एक बार जरा वो साइलेंट कर दो चैट, और स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। देखो आज का गोल हमारे पास क्या है बेटा, हमें पढ़ना है सीड के बारे में, एपोमिक्सिस, फ्रूट, ये टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ, स्टार्ट करें बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखो और स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, क्लियर? हाँ, साइलेंट कर लो चैट एकदम। ठीक है, चैट रोक दो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना? ठीक है, चलिए। टॉपिक है हमारे पास आज का सीड। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। एक बार जरा चाह रहा था कि वर्बली पूरे चैप्टर को जितना हमने किया अभी तक एक बार बोल दूं। 5 मिनट लगेंगे, सुन लो ध्यान से बेटा। हमने क्या पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट होती है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। ये 3 चीजें हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अ टिपिकल एंथर इज बाई लोब डाइथिकस। 2 लोब होते हैं, डाइथिकस होता है। हमारे पास फिलामेंट का कौन सा एंड, प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस पे। ठीक है बेटा, सुनो 2 मिनट सुनो, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर जिसने चैप्टर 7 पढ़ा उसको मजा आएगा एक्चुअल में। तो थैलेमस होता है, थैलेमस अटैच होता है प्रॉक्सिमल एंड पे। हमारे पास एक एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो 2 थीका को डिवाइड करता है। एक एक यंग एंथर में 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टिपिटम। और मेरे पास मैच्योर एंथर में सिर्फ 2 लेयर होती हैं। ठीक है, मैच्योर एंथर में पॉलन सैक होता है, यंग एंथर में मेरे पास क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। मेरे पास आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस का काम करती हैं, और जो मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कहीं ना कहीं हमारे पास पॉलन ग्रेन बनाने का काम करता है। टेपेटम एक्साइन बनाता है, टेपेटम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और टेपेटम एक एंजाइम रिलीज करता था जिसका नाम कैलेज होता था।
उसके बाद हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो हमारे पास पॉलन मदर सेल है उसमें मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और उसमें से चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होंगे। जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर हमारे पास होगा, फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो भी है, चारों ही फंक्शनल है, उसमें हमारे पास एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन से अनइक्वल डिवीजन होगी। लार्ज सेल को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, छोटे सेल को हम जनरेटिव सेल बोलेंगे। बड़ा सेल, छोटा सेल। उसके बाद हमारे पास बाहर लेयर आएगी एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन की बनी है, विच इज रेजिस्टेंट टू एल्कली एसिड, और मेरे पास क्या आ जाएगा, एंजाइम, टेम्परेचर। इंटाइन बनी है पैक्टिन एंड सेलुलोज की। वेजिटेटिव सेल जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है, वेजिटेटिव सेल, हाँ, वेजिटेटिव सेल हमारे पास कैसा होता है बेटा, वो होता है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस और उसका हमारे पास लार्ज साइज होता है, फूड रिजर्व होता है। जनरेटिव सेल हमारे पास छोटा सेल होता है और उसमें मेरे पास क्या होगा, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा टॉपिक में, सबसे पहले पॉलन एलर्जी, विंड पॉलिनेटेड पॉलन जो होगा उससे पॉलन एलर्जी होती है, पार्थीनियम एग्जाम्पल था। और फिर हमने पढ़ा था पॉलन बैंक। पॉलन बैंक से पहले हमने पढ़ा क्या चीज बेटा, फूड सप्लीमेंट, पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप, एथलीट्स और हॉर्सेस के लिए अच्छा है। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉन्ग वायबिलिटी किसकी होती है बेटा, सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसासी। और शॉर्ट वायबिलिटी हमारे पास किसकी होती है, शॉर्ट वायबिलिटी होती है हमारे पास वीट और पैडी की। उसके बाद पॉलन बैंक -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर पॉलन को स्टोर करते हैं तो उसे पॉलन बैंक कहते हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में। फिर हमने पिस्टिल के लिए पढ़ा मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी हो सकता है। अगर हमारे पास फ्यूज होगा तो सिनकार्पस, फ्री होगा तो हमारे पास एपोकार्पस। फ्यूज वाला जो और फ्री वाला बताया था, मल्टी कार्पलरी का एग्जाम्पल हमने कहा था, एपोकार्पस का एग्जाम्पल है हमारे पास माइकीलिया, और हमारे पास सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपेवर। सिंगल सीड भी हो सकता है जैसे कि मैंगो, व्हीट, पैडी, बहुत सारे सीड हो सकते हैं, वाटरमेलन, पंपकिन और मैंने क्या बोला था, ऑर्किड। उसके बाद हमने बताया था लॉक्यूल, लॉक्यूल होता है चैम्बर इन ओवरी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल होता है हमारे पास, एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसमें फ्यूनिकल होता है, पॉइंट ऑफ फ्यूजन इज नोन एज हाइलम। उसके बाद हमने पढ़ा था लेयर्स होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है माइक्रोपाइल कहते हैं। और न्यूसिलस होता है हमारे पास, न्यूसिलस जो होगा बेटा वो टिश्यू होता है, डिप्लॉयड सेल्स है। जिन न्यूसिलस जो डिप्लॉयड सेल्स है हमारे पास, उनमें से एक सेल बड़ा हो जाता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाला। वो जो बड़ा हमारे पास न्यूसिलस है, उस न्यूसिलस के सेल्स में हमारे पास क्या होती है, याद करो, मियोसिस होती है, उसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। उससे हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, सिर्फ एक डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 3 हमारे पास डीजनरेट हो जाता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें 3 बार माइटोसिस होती है और मेरे पास बनते हैं 8 न्यूक्लियाई। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। उसमें हम क्या करते हैं बेटा, फिर साइटोकाइनेसिस करते हैं। कितनी बार करी हमने, 6 साइटोकाइनेसिस करी, 7 सेल बना दिए। तो हमारे पास मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब हमारे पास कैसे मूव किया हमने पढ़ा टॉपिक पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमारे पास ऑटोगेमी, अगर सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, जिटनोगेमी। अगर अलग पे जाएगा, अलग प्लांट पे जाएगा तो जीनोगेमी बोलेंगे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होता है जिसमें इनवेरिएबली ऑटोगेमी होती है, उसमें सीड सेट एस्योर होता है। वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस, इसमें हमारे पास दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। फिर हमने पढ़ा था कि जो जिटनोगेमी होती है वो लाइक क्रॉस पॉलिनेशन होती है पर जेनेटिकली ऑटोगेमी होती है। फिर हमने पढ़ा पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक में विंड और वाटर, बायोटिक में मेरे पास बहुत सारे पढ़े थे, इंसेक्ट हमारे पास था और हमने पढ़ा था बैट, बर्ड, ये सारा। वाटर वाले में हमने क्या क्या फीचर पढ़े थे, हमने पढ़ा था जो एंथर होता है वो एक्सर्टेड होगा। हमारे पास जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, पॉलन ग्रेन हमारे पास होंगे कैसे बेटा, स्मॉल साइज, लाइट, है ना, नॉन स्टिकी, इस तरीके से। एक्सर्टेड स्टिग्मा होगा, लार्ज साइज का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास सिंगल ओव्यूल होता है, ये याद रखना था आपको। फिर हमने कहा था टासल्स जो होते हैं मेज में, दे आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, नेक्स्ट आप लाइन देखते चलो, एनसीईआरटी में सारी मिलेंगी। विंड पॉलिनेटेड के बाद आ जाता है हमारे पास वाटर पॉलिनेटेड। वाटर पॉलिनेशन में हमने कहा था कि एल्गी में, ब्रायोटेरिडो में हमारे पास वाटर से पॉलिनेशन होता है, जिम्नो में एयर से, और जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें वाटर पॉलिनेशन रेयर है, सिर्फ 30 जन रहा है मोनोकोट के। सरफेस पर पॉलिनेशन होता है वेलिस्नेरिया में, जहां पर मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन पैसिवली फ्लोट करते हैं और गिर जाते हैं फीमेल फ्लावर पे। सरफेस के अंदर होता है मेरे पास जॉस्टेरा सी ग्रास में, और वहां पर रिबन शेप का पॉलन होता है और म्यूसिलेज की लेयर दोनों में प्रेजेंट होती है। बायोटिक एजेंट में हमने बताया था इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट में हमारे पास काफी सारे इंसेक्ट है, मॉथ है, बीटल है,
वास्प है, हमारे पास एंड्स हैं, हनी बी है, और हम लोग बोल सकते हैं बटरफ्लाई। हनी बी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है। हमने कहा था बी फ्लाइज और बीटल वो हमारे पास फाउल ऑर्डर वाले को क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। उसके बाद हम आगे गए थे और हमने कहा था बेटा कि जो बैट है और बर्ड है, बैट में हमने बोला था कि फ्लावर जो होता है वो कैसा होगा, कलर डल फ्लावर होगा, और बर्ड वाले में कलर्ड फ्लावर होगा। बैट वाले में स्मेल नहीं होगी, बर्ड वाले में बर्ड वाले में स्मेल नहीं होगी, बैट वाले में स्मेल होगी। उसके बाद हमने कहा था बेटा कि बहुत सारे और बायोटिक एजेंट है, लिजर्ड, गैको लिजर्ड, आर्बोरियल पे होगा, लेम्यूर होगा, ये सारा बताया था। उसके बाद हमने कहा था पॉलिनेटर के आने के लिए रिवॉर्ड्स चाहिए। पहला होता है एडिबल नेक्टर, दूसरा होता है एडिबल पोलन, तीसरा होता है स्पेस फॉर एग लेइंग। वहां पर अमोर्फोफेलस और यूका प्लांट और मॉथ का बताया था। मॉथ एग ले करता है और उसमें से लार्वे बाहर आ जाते हैं एडल्ट बना के, इससे पहले कि वो उसमें से फ्रूट डेवलप करे। फिर हमने आपको बताया था बेटा पॉलन पिस्टिल, उसके बाद बताया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो तरीके होते हैं जिससे आप क्या करते हो, इनब्रीडिंग प्रिवेंट करते हो। याद करो जल्दी से, इनब्रीडिंग प्रिवेंट करते हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो इनब्रीडिंग प्रिवेंट करते हैं, पहला उनकी पोजीशन दूर हो सकती है, दूसरा हमने कहा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है, तीसरा टाइम ऑफ मेच्योरिटी अलग अलग हो सकती है, फोर्थ हमने बोला था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल मेज और कैस्टर यहां लिखा हुआ था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस था, यहां तक समझ आया? अरे यहां तक समझ आया? पहले ये बता दो, हाँ ना लिख दो, इतना बता दो। थोड़ा थक गया, सांस ले लूं फिर बता रहा हूं। हाँ, इस लेक्चर को जब भी आपको रिवाइज करना हो, इतना वाला पार्ट सुन लो, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। 4-5 बार आप सुन लोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक बार फिर शुरू करता हूं, बचा हुआ जल्दी से, एक सांस ले लूं थोड़ी सी। हाँ, ठीक है बेटा, जब भी आपको लगे ऐसा, देखो वन शॉट का मतलब ये नहीं होता टॉपिक स्किप करूं, मैं वर्बली सारे चैप्टर्स बोल सकता हूं ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, चलिए एक बार। बस बेटा मुझे पूरे मार्क्स चाहिए आपसे, 180 बाई 180 चाहिए, 360 का होगा 360 चाहिए। आपका 11 12 सब मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे मार्क्स पूरे चाहिए आपसे, मुझे किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं चाहिए आपसे। क्लियर? ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बचा हुआ पार्ट फटाफट से। हाँ, बचा हुआ पार्ट फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ये होता है कि बेटा जब एक बार पॉलन गिर गया, वहां से पॉलन ट्यूब बनाने से लेकर एंट्री तक को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। एक बार जब पॉलन गिर जाता है, या तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बना देगा, पॉलन ट्यूब बना देगा। वो रिजेक्ट कब होगा, जब वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो या दूसरी स्पीशीज का हो, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला बेटा, हमने ये बोल दिया कि ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन जर्मिनेशन में कौन सा मिनरल हेल्प करता है, बोरोन। पॉलन ट्यूब बनती है हमारे पास इंटाइन से। अगर मेरे पास 60% पॉलन में पॉलिनेशन होती थी हमारे पास, कौन सी सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में, तो वहां पर पॉलन ट्यूब के टिप पर मेरे पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है और उसके पीछे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस स्टार्टिंग में होगा, पीछे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। अगर 3 सेल स्टेज में जर्मिनेशन हुई होगी तो स्टार्टिंग में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और उसके पीछे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस हमारे पास होगा 2। ठीक है, तो हमारे पास स्टिग्मा में ही डिवाइड कर जाता है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस 2 सेल पॉलिनेशन वाले में, और वहां पे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। तो स्टिग्मा ही में ही मेरे पास पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल में। स्टाइल 2 तरह का होता है, सॉलिड स्टाइल और होलो स्टाइल। सॉलिड स्टाइल में मेरे पास ट्रांसमिशन टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू होता है। होलो स्टाइल, होलो होती है पास होने के लिए। किसी भी स्टिग्मा स्टाइल में जो वेरिएबल होती है वो स्टाइल की लेंथ होती है। उसके बाद पॉलन ट्यूब आगे ग्रो करती है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स हेल्प करता है, उसको गाइड करता है अपनी तरफ। तो पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल से, जिसे हम पोरोगेमी जैसा शब्द यूज कर सकते हैं। उसके बाद पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करती है। हमने कहा था 2 सिनर्जिड्स में से कोई एक सिनर्जिड पहले टूटना स्टार्ट कर देता है और जस्ट बिफोर एंट्री वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस टूट जाता है। और फिर हमने यहां पर यह बोला था बेटा कि जो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, दोनों में से एक सिनर्जिड पहले टूटना स्टार्ट कर जाता है। तो टूटते हुए सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब एंटर करके दोनों मेल गैमेट, बोथ मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। बोथ मेल गैमेट इज रिलीज इनटू किसमें, वन ऑफ द सिनर्जिड। अब क्या होगा हमारे पास, अब क्या होगा, इसमें से दोनों, एक सिनर्जिड में जो 2 मेल गैमेट है वो एक चले जाते हैं सेंट्रल सेल में और एक चला जाता है एग सेल में।
एक्स सेल में जाकर वो करता है सिनगैमी, सेंट्रल सेल में जाकर करता है ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम नवाशीन था, छोड़ सकते हो, नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा ये हो गई फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे पास 2 सेल बचते हैं, बाकी 5 सेल डी जनरेट कर जाते हैं। जो 2 सेल बचते हैं उनमें से एक है पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना है, और एक न्यूक्लियस जिसका नाम पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके अलावा जाइगोट होता है, जाइगोट माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, और हम ये कहते हैं कि बिफोर जाइगोट डिवाइड करे थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए, इसलिए एंडोस्पर्म की डिवीजन पहले स्टार्ट हो जाती है। और एंडोस्पर्म जब डिवाइड करता है तो मल्टी सेलुलर हमारे पास एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। एंडोस्पर्म की डिवीजन हमारे पास फ्री न्यूक्लियर होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट का वाटर और उसका सेलुलर पार्ट, जिसे हम ये बोलते हैं कि जो कोकोनट का व्हाइट एडिबल पार्ट है, जिसे हम कहते हैं कर्नल, वो वाला पार्ट हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म है, और बाकी हमारे पास लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। तो बेस्ट मेथड ऑफ डिवीजन इन एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर, दिमाग में सेट कर लो इसे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि आपका जाइगोट डिवाइड करता है। जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, बड़ा सेल छोटा सेल। बड़े सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं, छोटे सेल को एम्ब्रियो सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल डिवाइड करके सस्पेंसर बनाता है, जो पुश करता है डेवलपिंग जाइगोट को किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर। और जो हमारे पास एम्ब्रियो सेल है वो डिवाइड करता है और 8 सेल बनाता है, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एक गोल सा एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो। डाइकोट और मोनोकोट में इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर होती है, बाद में अलग होती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनी, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन इज नोन एज एपिकोटाइल। टिप ऑफ एपिकोटाइल या एपेक्स ऑफ एपिकोटाइल इज नोन एज प्लूम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन इज हाइपोकोटाइल। टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज नोन एज रेडिकल। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमने क्या किया, कॉटलिडन पढ़ा। कॉटलिडन में फूड रिजर्व होता है। हमने आपको यह समझाया था कि डाइकोट सीड में कॉटलिडन वेल डेवलप होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का सारा खाना किस में चला जाता है, कॉटलिडन में चला जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो कॉटलिडन हमारे पास वेल डेवलप होगा, एंडोस्पर्म उसमें से खत्म हो जाता है। उस ऐसे सीड को कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो डाइकोट मेनली एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, एक्सेप्ट मेरे पास कैस्टर और सनफ्लावर, जो कि डाइकोट है पर एंडोस्पर्मस है। फिर हमने कहा था मोनोकोट में हमारे पास क्या होता है, जो कॉटलिडन है वेल डेवलप नहीं है। उसमें हमने बताया था रेमनेंट ऑफ कॉटलिडन इज नोन एज एपीब्लास्ट, और कुछ ग्रासेस में, सम ग्रासेस, कॉटलिडन का नाम होता है मेरे पास स्क्यूटेलम। मोनोकोट में हमारे पास एपिकोटाइल को या प्लूम्यूल वाले पार्ट को एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और उसके रेडिकल को कवर करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोलियोरीजा बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई थी। हमने ये डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ी थी, और ये एम्ब्रियो पढ़े थे। उसके बाद हमने कहा था सीड पढ़ेंगे, जो आप पढ़ेंगे। कोई डाउट हो पूछ लो, आगे चलेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसको -1x करके आराम से सुनना, 3 बार 4 बार सुनना, याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, प्लीज इसको आराम से सुनना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीड को। ठीक है, सीड स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अब स्टार्ट कर रहे हैं सीड। क्लियर बेटा? आपको मैंने इसलिए रिपीट किया है कि जब भी आप रिवाइज करने हो, गो फॉर दिस लेक्चर, इट इज सेकंड लास्ट और लास्ट लेक्चर। आप इसको देखें और इसको बार बार सुने, आपको याद हो जाएंगी चीजें, दिमाग में सेट हो जाएंगी जितना आपको करना था। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सीड को लेके। अब यहां से हम सीड पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक इज सीड। सीड पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज सीड, एनसीईआरटी क्या क्या कहती है। अब चैट रोक दो बेटा, चैट रोक दो एक बार। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, सीड पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ चलिए, सीड पढ़ रहे हैं, प्लीज चैट रोकेंगे और सीड सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। देखो सीड क्या होता है हमारे पास, सीड क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी कहती है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रक्चर बन जाता है ओव्यूल से, उसे हम सीड बोलते हैं। तो हम ये वर्ड यूज करते हैं, सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो मैं यहां लिख रहा हूं कि सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्लियर? सीड हमारे पास क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्लियर? सही है।
क्लियर? हाँ, सीड हमारे पास क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। अब ध्यान से बेटा बिल्कुल चैट रोक के मेरी बात सुनो, पूरा मौका दिया जाएगा आपको पूछने का। अब देखो, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास सीड बनता है। हम यहां पर ये बोलते हैं कि जो सीड है वो हमारे पास फ्रूट के अंदर होगा, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो आपको एक चीज समझनी है कि आप ये बात समझे बहुत ध्यान से कि जैसे हमारे पास ये ओवरी है, यहां पर इसके अंदर ओव्यूल है, तो ओवरी फ्रूट में डेवलप करती है और ओव्यूल सीड में डेवलप करता है। तो हम ये लिखते हैं कि सीड हमारे पास किस में प्रेजेंट होगा? सीड प्रेजेंट इन फ्रूट। हम ओवरी नहीं लिखेंगे, सीड प्रेजेंट इन फ्रूट, बिकॉज हम ये मानते हैं कि फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट सिंक्रोनाइज होता है। आप समझ लो ध्यान से, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट हमारे पास क्या होता है? सिंक्रोनाइज होता है। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट क्या होता है? सिंक्रोनाइज होता है। क्लियर? सिंक्रोनाइज होता है। सही है? क्लियर? हाँ, ध्यान से बेटा, ठीक है? क्लियर? ठीक है, क्लियर? सीड जो है हमारे पास ये सिंक्रोनाइज होता है। अब आगे चलो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करेंगे। ध्यान से सुनो, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सबसे पहले ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से जो बातें बता रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सीड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसको समझेंगे। जैसे मान लो आपके 11th में एक डाइकॉट सीड बना हुआ था, ग्राम का, चने का, ग्राम का सीड बना हुआ था। ग्राम के सीड में यहां एक छोटा सा ऐसा एक एरिया होता है और यहां एक छोटा सा पोर होता है। उस पोर को माइक्रोपाइल कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिखे। चने का सीड दे रखा था क्लास 11th में, और वो क्लास 11th में जो चने का सीड, ग्राम का सीड था, उस इस जगह को हाइलम कहते थे, है ना? जो जहां पर यहां पर वो अटैच होता था फ्यूनिकल, और एक छोटा सा पोर होता था, उसे माइक्रोपाइल कहते थे। ये वही माइक्रोपाइल है जो ओव्यूल में होता है, बाद में वो सीड में एक छोटा सा छेद बन जाता है, पोर बन जाता है। तो हम सीड में क्या क्या हिस्सा पढ़ेंगे सुनते चलो। सबसे पहले सीड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला हिस्सा होता है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? अच्छा, एक चीज और है बेटा, आपके एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है? सीड कोट के ब्रैकेट में एस लिखा और कॉटलिडन के ब्रैकेट में भी एस लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या है? सीड कोट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे ही कॉटलिडन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए सिंगुलर और प्लूरल को दिखाने के लिए ब्रैकेट में एस लिख दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सीड कोट, तो सीड कोट मेरे पास क्या है बेटा? सीड कोट मेरे पास क्या है, समझना इस बात को। इट इज हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर। हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा। चैट रोक के थोड़ी देर पढ़ो ध्यान से, जो सारा बताऊंगा आपको सुनना ध्यान से। हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें आउटर लेयर को कहते हैं टेस्टा, ये डबल लेयर होती है नॉर्मली, टेस्टा। और इनर लेयर को कहते हैं टैगमन। इनर लेयर को हम क्या नाम देते हैं? टैगमन, है ना? इनर लेयर को हम क्या नाम देते हैं? टैगमन नाम देते हैं। तो आउटर हमारे पास क्या है? टेस्टा होता है, और इनर को कहते हैं हमारे पास टैगमन। तो इसका मतलब सीड कोट में दो लेयर होती है। जैसे आउटर इंटेगुमेंट होता है ना और इनर इंटेगुमेंट होता है, ऐसे हमारे पास दो लेयर होती है सीड कोट में। हमारे पास क्या होती है? दो लेयर होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं। सीड हमारे पास एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, सीड किसमें प्रेजेंट होता है? फ्रूट में, ठीक है? फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है? सिंक्रोनाइज होती है। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है? एक साथ होती है। फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट हमारे पास एक साथ होती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि सीड कोट जो है, सीड कोट जो सीड के बाहर है, ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर एक डबल लेयर होती है। इसमें बाहर वाली लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर वाली लेयर को कहते हैं टैगमन। ये इंटेग्यूमेंट से बनती है, आप समझो ध्यान से। जो हमने आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट पढ़ा था ना, उससे दो हार्ड लेयर्स बनती हैं जो सीड कोट कहलाती हैं। और वो क्या, उनमें बाहर वाली लेयर का नाम टेस्टा है और इनर वाली लेयर का नाम क्या है? टैगमन है। आउटर टेस्टा और इनर हमारे पास क्या हो गई? टैगमन हो गई। इसके बाद की कहानी सुनो बेटा, इसके बाद की कहानी सुनो। आउटर टेस्टा, इनर टैगमन, ये हमने सीड कोट बोल दिया। अब दूसरी चीज क्या होती है सीड में? एम्ब्रियो।
दूसरा पार्ट क्या होता है हमारे पास, एम्ब्रियो होता है सीड में, है ना, हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रियो। अब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बेटा, एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, याद करो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटलिडन। रिपीट कर रहा हूं, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कॉटलिडन, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन में मिलेगा। ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन में मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर, हाँ ध्यान से सुनो बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन में मिलेगा। क्लियर, ध्यान से सुनेंगे। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सीड कोट है, सुन ले ध्यान से, सीड कोट एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अंदर एम्ब्रियो है। उसमें बाहर वाली लेयर को टेस्टा कहते हैं, इनर वाली को टैगमन कहते हैं, दोनों को मिला के टेस्टा और टैगमन। दूसरी बात, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है। तो एम्ब्रियो हमारे पास किसका बना हुआ है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन। मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं आपको। देखो, मान लो ये मेरे पास, मान लो कोई सीड है, ये मान लो हमारे पास कोई सीड है ये। तो इस सीड में हमारे पास मैंने कह दिया सीड कोट है, तो ये बाहर वाली लेयर को मैंने क्या बोल दिया, सीड कोट बोल दिया, ठीक है। इसमें मेरे पास मान लो एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में दो पार्ट हो सकते हैं। एम्ब्रियो में दो पार्ट कौन से होते हैं, मान लो हमने कहा कि चलो ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो, तो इस एम्ब्रियो में मेरे पास कॉटलिडन भी हो सकता है, तो बना देते हैं चलो एक बार, है ना। हमारे पास क्या क्या हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है। तो मान लो ये वाला हमारे पास एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो में दो चीजें हैं, एम्ब्रियो में कौन सी दो चीजें हैं, पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा हमारे पास कॉटलिडन। तो सीड में क्या क्या पार्ट है आप देख पा रहे हो। अब एम्ब्रियो में दो पार्ट होते थे, एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसमें एपिकोटाइल होता था और क्या होता था, हाइपोकोटाइल, और इसमें इसके साथ क्या होता है बेटा, मेरे पास कॉटलिडन होता है, ठीक है, कॉटलिडन होता है। अच्छा, अब मैंने पहला पार्ट क्या लिखा, देखो ध्यान से देखो बेटा, हमने सीड में क्या क्या लिखा, सीड कोट लिख दिया, एम्ब्रियो लिख दिया। तीसरा पार्ट हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बेटा। प्लीज इधर देखो बच्चे ध्यान से, एंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट इन सम सीड्स, कुछ सीड में होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो अगर आप नॉर्मली देखो मेरे पास सीड में हम मेनली क्या लिखते हैं, एक होता है सीड कोट जो आउटर लेयर है, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, आउटर टेस्टा इनर टैगमन, दो लेयर में सीड कोट होती है। उसके बाद एम्ब्रियो होता है जिसमें क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन होगा। और जब हम कॉटलिडन की बात कहते हैं तो कॉटलिडन क्या होता है, हमारे पास थोड़ा सा फूड रिजर्व होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फूड रिजर्व, खाना होता है इसमें, फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। फिर एनसीईआरटी ये भी बताती है आपको कि भाई देखो एंडोस्पर्म होता है वो कुछ सीड में होता है, जो एंडोस्पर्मस सीड होते हैं मोनोकोट वाले, तो मोनोकोट वाले सीड में एंडोस्पर्म होता है। और जैसे कि हमारे पास डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब पी और बीन, वो हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। तो अगर आप देखें, हम जब सीड की बात कर रहे हैं, तो एक बार मैं रिपीट करूंगा इस वाले पेज पे आपको चीजें कि मैंने क्या बताया। मैंने कहा है कि देखो सीड में क्या क्या होता है, सीड में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखो क्या क्या चीजें हैं बेटा, ये समझने वाली बात है यहां पे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक सेकंड दो, देखो बेटा सीड में क्या क्या होगा, एक होगा मेरे पास, हमने लिखा सीड कोट, पहले देख लो ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। सीड कोट का एकमात्र काम प्रोटेक्शन, क्योंकि सीड को बचाना जरूरी है, उसमें अगले जनरेशन की लाइफ है। दूसरा मैंने लिखा है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के अंदर ही कॉटलिडन आ जाता है। एम्ब्रियो से बेटा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि कॉटलिडन अलग होता है, ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कॉटलिडन, ये चीज हो गई। तीसरी चीज जो सीड में होती है वो सारे सीड में नहीं होती, वो है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म हमारे पास मेनली किस में होता है, मेनली इन मोनोकोट, मेनली मोनोकोट मतलब हम लिख रहे हैं मेज में, किसमें लिख दिया हमने, मेज में, और कुछ डाइकॉट में, तो सम डाइकॉट मतलब जैसे कि कैस्टर, इसमें होता है हमारे पास, ऐसे सीड में। उसके बाद हमारे पास किसमें नहीं होता, पी और बीन,
इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। आपको मैं पढ़ा चुका हूं ये बात, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं जल्दी जल्दी इसको। तीसरी चीज, फोर्थ चीज, हमारे पास ये भी कुछ सीड में मिलती है, इसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। जरा एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे कि मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अगर आपको याद हो बेटा प्लीज चैट नहीं करो और सुन लो ध्यान से 2 मिनट, फिर आप डाउट पूछोगे। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एक लेयर होती है यहां पे न्यूसिलस, ये मान लो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, इसके आसपास की ये लेयर होती है, इसका नाम न्यूसिलस होता है। दिस इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक है बेटा, और इस लेयर का नाम न्यूसिलस है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये लेयर न्यूसिलस है भाई, ये न्यूसिलस यूज हो जाती है। नॉर्मली क्या होती है? नॉर्मली एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में यूज हो जाती है, नॉर्मली गेट यूज्ड अप इन एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में एक बच्चा पूछ भी रहा था न्यूसिलस का क्या हुआ, मैंने कहा यूज हो जाएगी। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में ये लेयर यूज हो जाती है, लेकिन कुछ सीड ऐसे हैं जिसमें ये रह जाती है, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? एक ऐसी न्यूसिलस जो रह गई, परसिस्टेंट न्यूसिलस को कहते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है रह जाना, मतलब सीड के अंदर वो जो पतली सी एक लेयर रह जाती है जो किससे बनी थी? न्यूसिलस से, उसका नाम हम क्या रखते हैं? पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन ऑल सीड, नॉट प्रेजेंट इन ऑल सीड, सारे सीड में पेरिस्पर्म नहीं होता। पेरिस्पर्म हमारे पास कुछ ही सीड में होता है, समझ लें ध्यान से, पेरिस्पर्म हमारे पास कुछ ही सीड में होता है, और उसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, और शुगर बीट जो है, जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर, उनके जो सीड होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है? न्यूसिलस खर्च नहीं होता, रह जाता है, और उस रहे हुए न्यूसिलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। तो आपको सीड के अंदर ये पार्ट होते हैं, अगर मैं आपसे बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ सीड, तो ये पार्ट होते हैं। क्लियर है? पूछो डाउट अब जल्दी से। ठीक है, क्लियर? शुगर बीट, बेटा आप पूछो डाउट। न्यूसिलस इन सीड फॉर्मेशन मैंने क्या समझाया? न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक को डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो सैक के लिए काम किया था उसने। ठीक है, जल्दी पूछो डाउट, कोई डाउट है जल्दी? आशीष पिटाई खाएगा। मैं भी सीड का डायग्राम फिर से दिखा रहा हूं। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म नहीं करना, एनसीईआरटी में नहीं है। पेरिस्पर्म किसका नाम है? उस न्यूसिलस लेयर का नाम है जो बच गई, नहीं तो यूज हो जाता। ठीक, पेरिस्पर्म बता दिया बेटा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है, न्यूसिलस यूज हो जाता है, लेकिन कुछ सीड में वो रह जाता है, तो उस लेयर का नाम पेरिस्पर्म है। न्यूसिलस बेटा ये रहा न्यूसिलस, अभी बताया न्यूसिलस, ये रहा न्यूसिलस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूसिलस? ये लेयर नहीं थी जिसका एक सेल मियोसिस करता है। ठीक है, पेरिकार्प तो फ्रूट की लेयर का नाम है। क्लियर? हाँ बेटा, सस्पेंसर पुश करता था उसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्लियर है? पेरिस्पर्म उस न्यूसिलस लेयर का नाम है जो खर्च नहीं हुई थी। खर्च कहां होने वाली थी? एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट में। शुगर बीट और ब्लैक पेपर दो एग्जांपल हैं। क्लियर? एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी देखो आप, आपको मिल जाएगा सारा ये। अब मैं एक बार ग्राम का सीड बना रहा हूं, ठीक है? अब मैं कुछ सीड का डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ देखो बेटा, ध्यान से देखो, एक सीड का डायग्राम बना रहा हूं आपको।
देखो हमारे पास क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने पढ़ा था। अब इधर देखो, चैट रोक दो, जो चीजें समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास ये प्लेसेंटा होता है, दिस इज प्लेसेंटा, इसके अंदर उस प्लेसेंटा से ऐसे ओव्यूल जुड़ा हुआ था। अब होता क्या है, ओव्यूल पर जो अटैचमेंट होती है, जैसे ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल पर जो फ्यूनिकल की अटैचमेंट होती है, फ्यूनिकल की अटैचमेंट को हम क्या नाम देते थे, हाइलम नाम देते थे। तो हाइलम क्या थी, अटैचमेंट थी। ऐसे ही जब आप ग्राम का सीड देखोगे ना, तो वो जो अटैचमेंट है यहां पर, वो यहां दिखेगी ऐसे। तो इसे भी आप क्या बोलते हो, हाइलम बोलते हो। हाइलम एनसीईआरटी लिखती है स्कार, स्कार मतलब निशान, ऑन सीड, सीड पर निशान होता है किसका, कि फ्यूनिकल अटैच थी, फ्यूनिकल अटैच थी। अगर आपने कभी मटर देखा हो ध्यान से, वहां पर एक निशान होता है जिससे वो अटैच था, तो उस निशान को, स्कार को हम क्या नाम देते हैं, हाइलम। हाइलम मेरे पास ओव्यूल पर भी होता है, और ओव्यूल से ही सीड डेवलप करता है, इसलिए हाइलम किस पे होगा, ग्राम के सीड पे। ग्राम जो है मेरे पास, चने को कहते हैं बेटा ग्राम, ग्राम हमारे पास किसको कहते हैं, चने के सीड को। उसमें मेरे पास यहां पर एक छोटा सा पोर होता है, इस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल से क्या एंटर करता है जब सीड जर्मिनेट करता है, देखो माइक्रोपाइल वो जगह थी ओव्यूल में, देखो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ओव्यूल में माइक्रोपाइल वो जगह थी जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करी थी, लेकिन यहां माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से पानी और एयर एंटर करेगी ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। समझो इस चीज को, क्लियर बेटा। एल्ब्यूमिनस, ध्यान से सुनो, एल्ब्यूमिनस होता है जिसमें एंडोस्पर्म हो, और एक्स एल्ब्यूमिनस वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म ना हो। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, फ्रॉम माइक्रोपाइल, फ्रॉम माइक्रोपाइल हमारे पास क्या एंटर करेगा, फ्रॉम माइक्रोपाइल हमारे पास क्या एंटर करेगा, हमारे पास एयर एंड वाटर एंटर करेगी, एयर एंड वाटर एंटर करेगी, ठीक है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। इतनी बात याद रखनी है हमने, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन हमारे पास वाटर और एयर एंटर करेगी, किससे, माइक्रोपाइल से, ठीक है, क्लियर बेटा। पेरिस्पर्म बता देता हूं, डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। पेरिस्पर्म न्यूसिलस की लेयर थी, और पेरिकार्प फ्रूट की वॉल का नाम है, ठीक है, क्लियर। हाँ यार तुम कितना लिखोगे, हाँ इंटेग्यूमेंट्स के बने टेस्टा और टेगमन, ये देख लो भाई ध्यान से। आपके पास यहां ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच था, तो उस जगह को कहते हैं हाइलम, हाइलम यहां पर दिखेगा। एक छोटा सा पोर होता है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, यहां से पानी और एयर एंटर करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, क्लियर। परसिस्टेंट का मतलब जो खत्म नहीं हुआ, रह गया। पॉली एम्ब्रियोनी पढ़ाया नहीं अभी तक मैंने, वो पूछो बेटा, काम की चीज पूछो तो अच्छा रहेगा बेटा। रोल कुछ नहीं है, रोल तो ऐसा पेरिसपर्म का कुछ लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज नोन एज पेरिस्पर्म, क्योंकि न्यूक्लियस डिप्लॉयड टिश्यू था तो पेरिस्पर्म भी डिप्लॉयड होगा, यही चीज आपने ध्यान रखनी है। अब अगर आपको यहां तक समझ आ गया, हम आगे जा रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। मैं आपको सीड के डायग्राम बना के दे रहा हूं, दो सीड बना रहा हूं, एक डाइकॉट का तो ये बना दी हमने, डाइकॉट सीड ऐसे दिखेगा, एक मोनोकोट सीड का डायग्राम है जो आपके सिलेबस में आपको आना चाहिए, वो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ब्राउन कलर का एक डायग्राम बना हुआ है मेज का आपकी एनसीईआरटी में, उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक ब्राउन कलर के सीड का डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में, उसको हम देखेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो सीड है इसको मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये मेज का है, देखो ये डाइकॉट का सीड है, ये वाला जो सीड है एक डाइकॉट का है ना, डाइकॉट का। तो ये मेरे पास एक डाइकॉट सीड है, और डाइकॉट में भी ये किसका है, पी का, पी का सीड है ये, है ना, डाइकॉट में। ये भी मेरे पास डाइकॉट है, पर ये ऐसा डाइकॉट सीड है जिसमें हमारे पास एंडोस्पर्म है, इसमें हमारे पास एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है। ये कौन सा डाइकॉट है, ये कैस्टर है। तो आप याद कर लो कौन कौन से सीड है, ये पी है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, ये पी है, ये वाला सीड कैस्टर है, ये वाला। इसमें एक नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे कैरनकल कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैरनकल कहते हैं। मैं आपको ये वाला डायग्राम डिटेल में बता रहा हूं जो आपको सिलेबस में स्कूल में आ सकता है, मोनोकोट सीड का डायग्राम आ सकता है, वो देख लो। और बहुत ध्यान से देखना, बिना चैट करे, बिल्कुल चैट नहीं करेगा कोई मेरे साथ,
चुपचाप सुनेंगे ध्यान से। हाँ, पिटाई खा जाएगा। देखो भाई, मैं मोनोकोट सीड का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है बेटा। मोनोकोट सीड का भी, रुक जाओ यार, पार्थेनोकार्पी भी आएगा, वो टॉपिक मत बोलो जो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, आएगा वो सारा। आ जाओ भाई, एक जरा मोनोकोट सीड का डायग्राम देखो। मोनोकोट सीड का डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। मोनोकोट सीड में आपके सिलेबस में मेज का डायग्राम है बेटा, मेज है, ठीक है। मेज का डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है हमारे पास, इस तरीके का बना हुआ है। यहां पर एक टिश्यू है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म बोल रहे हैं, इसमें स्टार्च होता है। दिस टिश्यू इज में, इसमें स्टार्च होता है, तो ये स्टार्च से भरा हुआ मेरे पास एंडोस्पर्म है ना, इसके अंदर हमारे पास स्टार्च है, ठीक है। ये मेज का डायग्राम बना रहा हूं, ये एंडोस्पर्म है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म बोल रहे हैं, मेज मोनोकोट है। इस एंडोस्पर्म की एक लेयर है बाहर, ध्यान से देखेंगे, इस एंडोस्पर्म की एक लेयर मैं बना रहा हूं यहां बाहर की तरफ, ध्यान से देखो। दिस लेयर इज नोन एज एलिरॉन लेयर। रिपीट कर रहा हूं बेटा, हम एक मेज का सीड पढ़ रहे हैं। दिस टिश्यू इज नोन एज एंडोस्पर्म, इसके बाहर एक लेयर है, उस लेयर का नाम हमारे पास क्या है, दिस लेयर इज नोन एज एलिरॉन लेयर। दिस लेयर इज नोन एज एल्यूरॉन लेयर। इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, एलिरॉन लेयर नाम देते हैं, ठीक है, एलिरॉन लेयर नाम देते हैं। ये जो टिश्यू है इसे एंडोस्पर्म कह रहे हैं, उसके बाहर एक लेयर है जिसे एलिरॉन लेयर कहते हैं। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, एलिरॉन लेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होती है, प्रोटीन का बना हुआ है, और उसमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर सकता है, स्टार्च को। तो आपको याद करना है, ध्यान से सुनो बेटा, हम चावल खाते हैं, हम गेहूं खाते हैं, हम बेसिकली उनका एंडोस्पर्म खाते हैं। उनके एंडोस्पर्म में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। अगर आपने धान देखा हो, चावल देखा हो, एक ब्राउन राइस आता है, ब्राउन राइस वो राइस होता है जिसके एंडोस्पर्म के ऊपर एक पतली सी स्टार्च, पतली सी प्रोटीन की लेयर, जिसे एलिरॉन लेयर कहते हैं, वो रहती है। अगर वो एलिरॉन की लेयर हटा देते हैं तो हम पॉलिश राइस कहते हैं, जो नॉर्मली हम खाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो ग्रेन्स हैं, मेज हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, उसके एंडोस्पर्म में मेरे पास स्टार्च होता है, और उसकी बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसे एलिरॉन लेयर कहते हैं, और उसके अंदर एंजाइम होता है मेरे पास अमाइलेज, जो उसे डाइजेस्ट कर सकता है। और फिर मेरे पास ये क्या हो गई, सबसे बाहर ये मेरे पास सीड कोट है, सबसे बाहर मेरे पास ये क्या है, सीड कोट है, क्लियर, सीड कोट है। अब जरा ये देखो, ये मेरे पास हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसे हमने क्या नाम दे दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस नाम दे दिया। एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक हिस्सा एपिकोटाइल कहलाएगा, दूसरा नीचे वाला पार्ट को हम हाइपोकोटाइल बोलते थे, और इसको हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के टिप को हम क्या बोलते थे, प्लूम्यूल। और इस प्लूम्यूल को कौन सराउंड करता था, कोलियोप्टाइल, ये चीज पढ़ी थी बेटा हमने। और इसको कौन सराउंड करता था, इसको सराउंड करता था कोलियोरीजा। और यहां पर वो कॉटलिडन था जिसका नाम स्क्यूटेलम था। स्क्यूटेलम किसका नाम था, कॉटलिडन का। कॉटिलिडन का नाम क्या था बेटा, स्क्यूटेलम। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म है, इसके बाहर की लेयर को एलिरॉन लेयर कह रहे हैं, ये रही एलिरॉन लेयर। एलिरॉन लेयर किसकी बनी है, प्रोटीन की। उसके बाद ये मैंने एम्ब्रियो बना दिया, इस एम्ब्रियो का एक हिस्सा है कॉटलिडन, ग्रास में उसे स्क्यूटेलम कह रहे हैं। ये रहा मेरे पास स्क्यूटेलम, ये इस जगह है स्क्यूटेलम, और ये मेरे पास एम्ब्रियो है, प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल, कोलियोरिजा, ये सारा। ये बाहर वाली लेयर को सीड कोट कह रहे हैं। और ये मेज का डायग्राम है, मेज ग्रास फैमिली में आता है, जिसमें व्हीट और राइस भी आते हैं। आप जो चावल खाते हो ना, चावल ऐसे कटा हुआ होता है ऐसे कॉर्नर पे, तो ये जो आप खाते हो वो उसका एंडोस्पर्म होता है जो आप खाते हो। पूछो बेटा, क्लियर, पूछो, अब डाउट पूछो जल्दी से। अनन्या, दिस ये टाइम नहीं है डाउट पूछने का, आप मतलब ये कि पेपर को लेके आप डाउट पूछो ना। एलिरॉन लेयर की प्लॉइडी का अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एंडोस्पर्म की लेयर है, तो इसको भी आप 3n लिख सकते हो, पर वो सेल की नहीं है, केमिकल की है। क्लियर,
अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो स्टार्च डाइजेस्ट कर सकता है। ओके है तो ओके लिखो, मैं डोरमेंसी पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी डोरमेंसी पे नहीं आया, अभी तो मैंने सिर्फ एक सीड पढ़ाया आपको। हमने क्या पढ़ा है? हमने कहा है सीड में क्या क्या होता है, बाहर सीड कोट, 2 लेयर, आउटर टेस्टा, इनर टैगमेन। दूसरी चीज हमारे पास एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में 2 हिस्से होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन। क्लियर? बुक मत लिखो भाई, मेरे को बुक मत लिखो, बुक से रिलेटेड डाउट कैसे बताऊंगा? कोलियोरीजा में लास्ट क्लास में बता चुका हूं, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल पे कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, क्लियर है, आगे चल रहे हैं, चलो। एलिरॉन लेयर ट्रिप्लॉइड बात कर सकते हो, चलो आगे देखो जल्दी से। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, फ्रूट नहीं पढ़ा अभी, पढ़ने तो देखो। अब हम बात करते हैं सीड डेवलपमेंट की। हम यहां पर बात कर रहे हैं सीड डेवलपमेंट की। सीड डेवलपमेंट कैसे होती है? देखो, सीड डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने देखने हैं। वो जो डोरमेंसी वाली बात है वो मैं कह रहा हूं। ठीक है, अमाइलेज इसलिए होता है बेटा कि स्टार्च को डाइजेस्ट कराना होता है। अभी बताऊंगा क्यों एमाइलेज होता है। अब रोक दो चैट बेटा, अब रोक दो चैट, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे टॉपिक। चैट रोक दो बेटा, चैट रोक दो। क्लियर बच्चे? आपके एक बार जो आपका ग्रुप है वो, सॉरी आपका जो है उसमें टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम कह रहा हूं, आपके ऐप में मैंने डाले थे वो चीज, हाथ से लिखे हुए, बच्चे के हाथ से लिखे हुए नोट्स। उसमें एक गलती याद रखना कि उसमें मोस्ट पॉलिनेशन वो लिखा हुआ है बटरफ्लाई, उसको हनी भी कर देना, मैंने बोला भी था, ठीक कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ इधर सीड डेवलपमेंट पे। और बिना बोले ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान सुनना बेटा, ओव्यूल जो होता है हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप होता है। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप होता है। किस में डेवलप होता है? सीड में डेवलप होता है। जब वो सीड में डेवलप होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सीड में हमारे पास वाटर कंटेंट डिक्रीज करता है। वाटर कंटेंट डिक्रीज करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम पानी का कंटेंट ओनली 10 से 15% हमारे पास मॉइस्चर रह जाता है, सीड में मॉइस्चर रिमेन हो जाता है। मतलब इससे क्या फायदा होता है? हम ऐसा इसलिए करते हैं, देखो ध्यान से, जब ओव्यूल से हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलप होता है तो पानी का कंटेंट धीरे धीरे हम सीड में कम कर देते हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि सीड के अंदर एंजाइम कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाए। हम क्या करते हैं, ड्यू टू विच हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्लो डाउन हो जाए या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे पास स्टॉप हो जाए, एंजाइम काम करना बंद कर दे, एंजाइम क्या हो जाए, बिकम लेस एक्टिव फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए एंजाइम काम करना बंद कर दे, है ना। उससे क्या होगा, सीड जो है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। मतलब देखो सीड क्या होगा, पानी उसमें से कम हो जाता है, सीड थोड़ा ड्राई हो जाता है। देखो सीड एक सूखा हुआ स्ट्रक्चर होता है, सीड बिकम ड्राई, उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है, सीड सूख सा जाता है, और पानी कम होने से उसके एंजाइम कम कर रहे होते हैं, तो एंजाइम काम ना के बराबर कर रहे होते हैं, और सीड एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसे स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी कहते हैं। मतलब सीड क्या करता है, सीड एंटर कर जाता है किसमें, सीड एंटर इनटू स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी। स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी का मतलब अभी वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी सीड का एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है कि सीड वेट करता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए, दोबारा से उसे पानी ना मिले, वो जर्मिनेट ना करे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई थी, एम्ब्रियो तैयार हो गया था प्लांट बनाने के लिए। क्या मुझे प्लांट अभी बनाना है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब सीड डेवलपमेंट करते हैं तो एम्ब्रियो के आसपास पानी वगैरह कम कर देते हैं, उसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। उससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर होता है ड्राई सा स्ट्रक्चर, उसे सीड कहते हैं, वो नई नई जगह जा पाता है। नहीं तो अगर आप खुद से सोचो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है,
तो भाई हम ये सीड को नई जगह कैसे ले जा पाएंगे? तो कहीं ना कहीं सीड डोरमेंसी एक बेनिफिट है सीड के लिए, नई जगह जाने को लेकर। सीड क्या करता है, हम अपने अंदर का पानी का कंटेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। कितना रह जाता है? सिर्फ 10 से 15% पानी रह जाता है सीड में। वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और वो एक ऐसी स्टेज में एंटर कर जाता है जिसे सीड डोरमेंसी कहते हैं। तो जो डोरमेंट सीड होता है वो तब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक वो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, हर एक सीड में इतना खाना होता है कि तुम्हारे सर पर भी अगर वो गिरे एक छोटा सा प्लांट बना सकता है। अगर आप कभी देखो, आपको कहीं सीड कहीं ऐसा किचन में या कहीं ऐसी जगह मिल जाता है वहां छोटा सा प्लांट निकल आता है, तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सीड में इतना खाना होता है। वो अपनी डिपेंडेंसी पानी पर ले आता है। कहीं ना कहीं वो ऐसी स्टेज में चला जाता है कि वो जर्मिनेट नहीं करेगा, खाना तो है, पानी पे डिपेंडेंसी ले आता है, उसे हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी कैसे टूटेगी? सीड डोरमेंसी क्या होती है? एक तरह की इनएक्टिव स्टेज होती है। तो सीड डोरमेंसी क्या है? सीड डोरमेंसी क्या है? स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी जिसमें सीड इज ड्राई, सीड सूखा हुआ है एंड वाटर कंटेंट कम है, वाटर कंटेंट कम है और सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग, सीड हमारे पास जर्मिनेट नहीं कर रहा है। सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग, सीड हमारे पास जर्मिनेट नहीं कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसे सीड डोरमेंसी बोलते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब सीड जर्मिनेट करता है, देन ओनली सीड विल जर्मिनेट। और यहां पर फेवरेबल कंडीशन का मतलब है पानी होना, मॉइस्चर होना। यहां तक समझ आ गया? जल्दी बताओ। क्लियर? हाँ यार, पेरिस्पर्म बता तो दिया मैंने, कहा कि भाई एक टिश्यू होता है न्यूसिलस, अगर वो खर्च ना हुए तो उसका नाम बदल के पेरिस्पर्म कर दिया बस सीड के अंदर। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई सुन लो ध्यान से, फ्रूट अब मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी ने क्या किया। थोड़ा सा सीड पढ़ाया है, फिर फ्रूट की डिटेल है, फिर सीड पढ़ाया। पहले मैं सीड पूरा पढ़ाऊंगा, फिर फ्रूट आएगा। ठीक है, क्लियर? बेटा नॉर्मल कॉटलिडन में खाना ज्यादा होता है, स्क्यूटेलम में ज्यादा खाना नहीं होता, वो पतला शील्ड शेप का होता है। खाना स्क्यूटेलम वाले सीड में किस में होता है? एंडोस्पर्म में। ठीक है, चलो एक बार देखो भाई, मैंने फिर इसको बोला है कि अगर अगर सीड, देखो एनसीईआरटी चेक करना, पानी का कंटेंट सिर्फ 10 से 15% रह जाता है। हमारी बॉडी में 70% पानी है, उसमें सिर्फ 10 से 15% रहता है। इसका मतलब एक ड्राई स्ट्रक्चर है सीड। सीड क्या है? एक ड्राई स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? हाँ शुभम पटेल ऐसे बोलेगा सर को? सर बीच में खड़े हो रहे हो, साइड हो जाओ। थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोला कर भाई टीचर को। हाँ चलो आगे देखेंगे। अरे डोरमेंसी बताया तो बेटा, डोरमेंसी इज अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, जहां पे सीड ड्राई हो जाता है, उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है और वो खाना होते हुए भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्लियर है? अच्छा बेटा स्लाइड में से लिख लेना। हाँ ठीक है, क्लियर? हाँ अब सुन लो, अगर सीड डोरमेंसी की डेफिनेशन लिखनी है, सीड डोरमेंसी इज अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी वेयर वाटर कंटेंट इन सीड इज लो, even in presence of food reserve seed will not germinate, seed will germinate in favorable condition। इतनी बात याद रखेंगे। एलिरॉन लेयर प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती थी, उसमें उसमें क्या होता है? प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है एंडोस्पर्म के बाहर। एक बच्चा पूछ रहा है एलिरॉन लेयर क्या होती है? एलिरॉन लेयर में एंजाइम होता है अमाइलेज, जब पानी मिलता है तो वो अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है, खाना टूटेगा और सीड जर्मिनेट करेगा। इसीलिए हमने क्या किया? पानी कम कर दिया। देखो सीड में हमने पानी क्यों कम कर दिया, मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। यहां पर एलिरॉन लेयर में
अमाइलेज एंजाइम है, अगर अमाइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो इस स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा। तो हमने क्या किया, पानी कम कर दिया सीड में, क्या कम कर दिया, पानी कम कर दिया, उससे ये एंजाइम काम नहीं कर रहा। जैसे ही सीड पानी में जाएगा स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और स्टार्च टूटेगा ग्लूकोज में और सीड को खाना मिलेगा जर्मिनेट करने के लिए। ये बात कह रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर? हाँ, ये चीज समझो ध्यान से बेटा। आप शायद आपको पता नहीं है ये बात, मैं बता देता हूं आपको। आपने सुना है बार्ले, बार्ले क्या होता है, मोनोकोट होता है, जैसे मेज है वैसे ही बार्ले होता है। बार्ले के अंदर स्टार्च होता है, उसके बाहर एलिरॉन लेयर भी होती है। बार्ले से इथेनॉल बनाने से पहले बार्ले के सीड को क्रश करके पानी में डाल देते हैं, उससे उसका एंजाइम एक्टिव हो जाता है और वो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बना देता है, ग्लूकोज। बाकी की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होकर इथेनॉल बनता है। तो आप समझो पानी जरूरी है, नहीं तो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा। और फर्मेंटेशन स्टार्च की नहीं होती, फर्मेंटेशन ग्लूकोज की होती है। क्लियर? ठीक है, आगे चलो बेटा, आगे चलो, फटाफट से देखो एडवांटेज ऑफ सीड। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहां पर एडवांटेज ऑफ सीड, एडवांटेज ऑफ सीड कह रहे हैं। ठीक है, सीड की एडवांटेज पढ़ रहे हैं, क्या एडवांटेज होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? ठीक है, चलो आप साइलेंट हो जाओ, कोई चैट मत करो, आप सुन लो ध्यान से। हम लोग एडवांटेज ऑफ सीड पढ़ रहे हैं कि सीड की क्या एडवांटेज होती है। बहुत ध्यान से सुनना जो बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले क्या होता है सीड के बारे, देखो एनसीईआरटी ने 4-5 एडवांटेज दिए, पहले मैं वर्बली समझा रहा हूं, फिर मैं एक एक चीज लिख के भी समझाऊंगा आपको। सबसे पहली एडवांटेज एनसीईआरटी कहती है कि सीड के बाहर एक हार्ड सीड कोट होता है जो उसके अंदर एम्ब्रियो जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। पहली एडवांटेज, सीड के बाहर एक हार्ड सीड कोट होता है जो उसमें प्रेजेंट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो पहली एडवांटेज क्या है हमारे पास, पहली एडवांटेज क्या है बेटा, सीड में मेरे पास सीड हैव हार्ड सीड कोट विच प्रोटेक्ट जो प्रोटेक्ट करेगा, सीड हैव हार्ड सीड कोट विच प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करेगा हमें किसको, विच प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, जो किसको प्रोटेक्ट करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो पहली एडवांटेज तो ये हो गई। दूसरी एडवांटेज ध्यान से सुनना बेटा, दूसरी एडवांटेज क्या है, अगर मैं कहता हूं कि देखो मान लो एक प्लांट यहां ग्रो कर रहा है, यहां से वो 20 किलोमीटर जाकर अपने आप को फैलाना चाहता है, नई नई जगह जाना चाहता है, तो प्लांट में कौन सी ऐसी स्टेज है, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, एम्ब्रियो हो गया या पॉलन हो गया, कोई भी ऐसी चीज की बात करता हूं, मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं प्लांट में कहता हूं प्लांट में लाइफ किस किस फॉर्म में हो सकती है, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट बना सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से प्लांट बना सकते हैं। अगर नई नई जगह जाना है, नई नई जगह जाने के लिए किस तरह की स्टेज ज्यादा सूटेड है, मान लो यहां से कुछ दूर लाइफ जाए, लाइफ का मतलब एम्ब्रियो जाए, तो किस फॉर्म में जाना ज्यादा आसान है, तो हम कहते हैं सीड। तो हम एनसीईआरटी की लाइन लिखती है, सीड इज बेटर अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब यह हुआ कि किसी और तरीके से अगर ले जाऊं सीड मतलब लाइफ को कहीं और, मतलब मान लो हम छोटा प्लांट उगा कर ले जाएं या एम्ब्रियो की फॉर्म में डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन सीड के अंदर एम्ब्रियो जाए, उससे वो नई जगह जाना आसान है क्योंकि प्रोटेक्शन भी है और ड्राई भी है। तो हम ये कहते हैं कि सीड इज वेल प्रोटेक्टेड, बेसिकली सीड इज वेल अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है नई नई जगह जाना, तो सीड क्या है, ज्यादा अडेप्टेड है किसके लिए, डिस्पर्सल के लिए। ये चीज समझ में आ गई, सीड हमारे पास ज्यादा अडेप्टेड है किसके लिए, डिस्पर्सल के लिए। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि सीड हमारे पास ज्यादा अडेप्टेड है किसको लेके, डिस्पर्सल के लिए। लिख रहा हूं मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं कि सीड इज वेल अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल, सीड इज बेटर अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है नई नई जगह जाना, ठीक है, नई नई जगह जाना। क्लियर?
ये 2 पॉइंट आप याद रखो, पहले 2 पॉइंट याद करो। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है, आप इसको सुनना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, हमने कहा कि सबसे पहला पॉइंट बोला सीड में हार्ड सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। दूसरा हमने बोला कि सीड ज्यादा बेटर अडेप्टेड है डिस्पर्सल, मतलब नई नई जगह जाने के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना ध्यान से, मेरे पास क्या होता है इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट बहुत सारी स्टेज है, मैनी स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस है मैं लिख रहा हूं, मैनी स्टेजेस, जैसे पॉलिनेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, काफी सारी स्टेजेस है, पहले लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं इसे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और हमने लिखा एंड सीड जर्मिनेशन। काफी सारी स्टेजेस होती हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में। हम देखो एक चीज समझाते हैं बेटा, यहां पे आपको ध्यान से सुनो। देखो प्लांट की लाइफ साइकिल में काफी सारी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के नाम बोल रहा हूं, एक बार सुनना ध्यान से। जैसे कैसे गैमेट बना, कैसे गैमेट फर्टिलाइज हुआ, कैसे पॉलिनेशन हुई, एम्ब्रियो डेवलप किया, सीड जर्मिनेशन, ये बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। इनमें से सीड जर्मिनेशन ही पानी पर 100% डिपेंड है, पॉलिनेशन भी पार्शियली डिपेंड है, कुछ में होती है कुछ में नहीं पानी से। हम ये कह रहे हैं आउट ऑफ वेरियस स्टेज इन प्लांट ओनली सीड जर्मिनेशन पानी पे डिपेंड है। इसका कोई एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है, देखो नेचर ने क्या किया, सीड डेवलपमेंट के वक्त उसमें से पानी का कंटेंट कम कर दिया। सुनना ध्यान से, एक लॉजिक बता रहा हूं। नेचर ने क्या किया, सीड डेवलपमेंट के वक्त पानी का कंटेंट कम कर दिया सीड में से। उससे क्या हो गया, सीड पानी पर निर्भर हो गया, पानी पर डिपेंड हो गया। उससे फायदा क्या होगा, सीड वहीं जर्मिनेट करेगा जहां पानी प्रेजेंट है, सीड वहीं जर्मिनेट करेगा जहां पानी प्रेजेंट है। रिपीट किया मैंने, ये रीजन क्या है देखो ध्यान से। जब सीड डेवलप हो रहा था तो उसमें पानी कम कर दिया, उससे सीड जर्मिनेशन, इन सारी स्टेज में से सिर्फ सीड जर्मिनेशन 100% पानी पे डिपेंड है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली सीड अपने लिए फेवरेबल कंडीशन खोज रहा है, मतलब सीड ऐसी किसी जगह जर्मिनेट नहीं करेगा जहां पानी ना हो। इनडायरेक्टली वो सॉइल खोज रहा है, इनडायरेक्टली वो नेचर में ऐसी जगह खोज रहा है जहां पानी हो। सीड में इतना खाना होता है कि तुम्हारे सर पे गिर के भी वो प्लांट बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा नहीं जब तक उसे पानी ना मिले। इसलिए कहते हैं नहाया मत करो, अगर नहाओगे तो पानी रहेगा और हो सकता है सीड जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, क्लियर, समझ लो ध्यान से। अगर ये बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लिखा है। इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी कुछ ऐसी बातें लिखता है जो कोई बुक नहीं लिख सकती। वो बात ये है बेटा कि आउट ऑफ वेरियस स्टेजेस ओनली सीड जर्मिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली सीड जर्मिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो कहीं ना कहीं ये पानी खोज रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पानी सर्च कर रहा है। क्लियर, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पानी सर्च कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, सीड इज सर्चिंग वाटर। सर्चिंग वाटर का मतलब फेवरेबल कंडीशन, कहीं ना कहीं क्या सर्च कर रहा है, फेवरेबल कंडीशन सर्च कर रहा है। समझ आया, समझो ध्यान से बेटा। समझ आ गई, पहले बात बताओ, कौन लॉजिक समझ आया मैंने क्या बताया? ठीक है बेटा, स्टमक में पानी नहीं है, HCl है। हाँ, लॉजिक क्लियर है बेटा? हाँ सही है, मतलब सीड देखो कितना ज्यादा मतलब चालाक है, वो पानी खोज रहा है इनडायरेक्टली। क्लियर है? हाँ, आगे देख लो। ठीक, आगे देखो बेटा, चौथी एडवांटेज, फोर्थ एडवांटेज क्या है, क्योंकि सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन बनाता है। सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं समहाउ क्या कर रहा है, वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक एडवांटेज ये हो गई
कि सीड हमारे पास क्या बना रहा है, वेरिएशन बना रहा है। सीड हमारे पास क्या बना रहा है, वेरिएशन बना रहा है। ठीक है बेटा, आप समझो, आप लोग, हम लोग, आपको शायद पता नहीं है, आपको मैं सीड जर्मिनेशन का एक तरीका बताता हूं। आप, ये तो नॉर्मल होता है, आप उसमें डालो, लेकिन एक बेस्ट तरीका क्या होता है, आप कोई गीला कपड़ा लो, उसमें सीड डाल दो, 2 से 3 दिन में जर्मिनेट कर जाएगा। सॉइल में वो टाइम लेता है, क्योंकि सॉइल में उतनी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर उसको आप गीले कपड़े में रखोगे, जल्दी जर्मिनेट करेगा। क्लियर? डाइकॉट में एलिरॉन लेयर नहीं होती बेटा। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल होती विदाउट सीड डोरमेंसी के? आप खुद से सोचो, एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हुई है? जैसे इस साल हमने जो प्लांट उगाया, उसके सीड मिलते हैं, उनको हम कुछ दिन स्टोर करते हैं और सीजन आता है तब सो करते हैं। इसका मतलब सीड को कुछ दिन तभी रखा जा सकता है क्योंकि वो क्या है, डोरमेंसी में है। तो इसका मीनिंग ये हो। दूसरा, अगर मुझे इस एरिया से सीड प्लांट को किसी और एरिया में भेजना है, तो मैं सीड की फॉर्म में भेज सकता हूं। तो आप ये समझो, एग्रीकल्चर के लिए 2 जरूरी चीजें क्या हैं? पहला, आप अगले साल के लिए सीड को स्टोर करते हो, समझ रहे हो? दूसरा, जरूरत पड़ने पे आप नई वैरायटी कहीं से ला सकते हो। तो अगर सीड नहीं होता तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं थी इस तरीके से। आप सोचो कि कितना खराब होता, आप 15 प्लांट लेकर जा रहे हो हर जगह, ये तो बहुत खराब सिचुएशन होती। अभी आप थोड़ी सी जगह में इतने सारे सीड ले जाते हो। तो हम आपको ये कह रहे हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि डोरमेंसी ड्यू टू, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है सीड जर्मिनेट ना करे। एंड डिहाइड्रेशन, ये हो सकता है नीट में इस साल आ जाए, अगले साल किस आएगा जरूर ये लाइन, ड्यू टू डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा, जो पीवाईक्यू में आता है वो तो सब बताएंगे, लेकिन क्या आ सकता है वो भी देखो जरा एक बार। तो हम ये कह रहे हैं, ड्यू टू डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन हमारे पास क्या होगा, फार्मर क्या कर सकता है, फार्मर कैन स्टोर सीड फॉर नेक्स्ट सीजन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट। इसको क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये समझ आना चाहिए बेटा, ये लॉजिक है एक, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्लियर? डोरमेंसी बेटा, बच्चे सारे सीड इसलिए ग्रो नहीं करते, कई बार एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप नहीं होता, कुछ सीड में खाना नहीं होता, इसीलिए किसी भी बीज का जो पैकेट होता है ना, उस पर लिखा रहता है 90% जर्मिनेशन, 85%, तो उसी के हिसाब से फार्मर बोता है। क्लियर? हाँ ठीक है ईशा, कोई बात नहीं, चुटकुले थोड़ी सुनाऊंगा यहाँ पे बेटा, गेटिंग बोर तो मैं क्या करूं बता। तो फिर बेटा यहां से तो फिर क्लास ही चलेगी यहाँ पे, तो और तो कुछ चलेगा नहीं, है ना? ठीक है, हाँ इतने मुझे आते भी नहीं चुटकुले। ठीक है, हाँ हाँ पढ़ लो, कोई बात नहीं। हाँ, क्लियर? सुन लो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुन लो। हाँ अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। हाँ ध्यान सुनो, ये तो हो गया सीड को लेके। अब हम यहां से क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना। हम यहां से ये पढ़ रहे हैं बेटा कि एक टॉपिक है हमारे पास की वायबिलिटी ऑफ सीड। ये तो सीड की एडवांटेज हो गई, हम बता रहे हैं वायबिलिटी ऑफ सीड। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान सुने बेटा, हम क्या बता रहे हैं, वायबिलिटी ऑफ सीड। सुन लो ध्यान से, अब रोक दो और बता रहे हैं आपको वायबिलिटी ऑफ सीड। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी बताएगा आपको। ठीक है, देखो बेटा, वायबिलिटी ऑफ सीड पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, वायबिलिटी ऑफ सीड, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? वायबिलिटी ऑफ सीड, है ना? देखो क्या है ये वायबिलिटी ऑफ सीड, क्या होता है देखो, एक बार सीड बन जाता है, उसके बाद वो कितने दिन तक, मैक्सिमम टाइम तक जर्मिनेट कर सकता है। 10 दिन बाद भी करेगा, 40 दिन स्टोर कर सकते हो, 400 दिन स्टोर कर सकते हो, वो मैक्सिमम टाइम, उसे हम वायबिलिटी कहते हैं। वायबिलिटी काफी वेरी करती है, कुछ सीड की कुछ दिन तक होती है, 200 दिन, 100 दिन, 500 दिन, कुछ की हमारे पास हो सकता है 1 महीने की हो, कुछ की कुछ महीनों की होती है। तो व्हाट इज वायबिलिटी? इट इज मैक्सिमम टाइम, it is maximum time up to which seed can germinate, है ना? वायबिलिटी क्या है? इट इज मैक्सिमम टाइम
अप टू विच सीड कैन जर्मिनेट, उसे हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी बोलते हैं बेटा। वायबिलिटी पॉलन का पढ़ा था, सीड का नहीं पढ़ा। हमारे पास क्या होता है, वायबिलिटी वेरिएबल होती है। वायबिलिटी इज वेरिएबल, वेरी करती है। अच्छा इसमें एक चीज बताता हूं बेटा, वेरिएबल क्लियर, फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ डेज तक हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक हो सकती है इवन। हमारे पास एनसीईआरटी ने क्या किया है, हमारे पास एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी ने क्या किया, दो एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी बहुत बड़ी वायबिलिटी, बहुत लंबी वायबिलिटी है। देखो हुआ क्या था, सीड गलती से कहीं ऐसी जगह गिर गया जहां से बहुत दिनों के बाद मिला। अगर वो उसके बाद भी जर्मिनेट करके फ्लावर करता है तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी इतनी बड़ी वायबिलिटी है। तो दो प्लांट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला प्लांट जो है लॉन्ग वायबिलिटी का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग वायबिलिटी, कृपया करके ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग वायबिलिटी, सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, एक प्लांट था जिसका नाम है ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ल्यूपाइनस आर्कटिकस कहां से मिला था, खुदाई में, एक्सकवेशन कहते हैं। फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, कहां से मिला था, आर्कटिक टुंड्रा से बेटा, ठंडी जगह एकदम। ऑब्टेन फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, तो आर्कटिक टुंड्रा से मिला हमें, है ना, वहां से मिला। और ये जर्मिनेट किया, ये कितना पुराना था, जर्मिनेट भी किया और फ्लावर भी किया, और इसने सीड भी बनाया, है ना, सीड भी बनाया। कितने साल के बाद, आफ्टर 10,000 ईयर्स के बाद। हमने पता किया, देखो ध्यान से, आर्कटिक टुंड्रा एक बर्फ की जगह है जहां पे बर्फ मतलब पूरा से एकदम कोल्ड टाइप का टेम्परेचर था। वहां से हमें एक सीड मिला जिसका नाम था ल्यूपाइनस आर्कटिकस, ये प्लांट का नाम है जिसका सीड मिला। वो 10,000 साल पुराना सीड था। वो मिलने के बाद अभी भी जर्मिनेट कर, मतलब उसका प्लांट उगा, जर्मिनेट किया और उसने फ्लावर और फ्रूट बनाया, सीड बनाया। इसका मतलब सीड की वायबिलिटी कितनी हो गई यहां पे, 10,000 ईयर, बहुत लंबी वायबिलिटी है। ठीक है, दूसरा हमने, हमारे पास एग्जाम्पल है, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ये फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा एक प्लांट है जिसे डेट पाम कहते हैं, इसे हम डेट पाम कहते हैं। अगर याद हो तुम्हें, चैप्टर 1 में हमने डेट पाम पढ़ा था। जो भूल गए हो ना बेटा, समझना उनके साथ क्या होगा फिर, है ना, ठीक है। हाँ, तुम्हारे जो भूल गए होंगे ना, उनके जो मार्क्स आ रहे होंगे ना, उसमें से आगे वाली साइड में से वो वर्ड ही हटा देंगे। मान लो 100 आ रहे हैं तो 1 हटा दिए, 0 रह जाएगा। ये भूलो नहीं भाई, एनसीईआरटी में था। तो फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा हमारे पास क्या है, डेट पाम है हमारे पास। सुन लो ध्यान से, जो डेट पाम है ये कहां से मिला था, एक्सकवेटेड का मतलब होता है खुदाई में निकलना। एक्सकवेटेड फ्रॉम, फ्रॉम हमारे पास डेड सी, एक डेड सी जगह होती है जहां सॉल्ट ज्यादा है, नियर किंग हेरोड पैलेस, नियर किंग हेरोड पैलेस। समझ लो ध्यान से, किंग हेरोड है, उसके पैलेस के पास में डेड सी था, वहां से मिला था। तो ये जर्मिनेट किया आफ्टर, ये देख रहे हो कितना पुराना था, जर्मिनेट आफ्टर 2000 ईयर, है ना, 2000 ईयर के बाद ये जर्मिनेट किया था। क्लियर, बिल्कुल शाबाश डायोशियस। 2000, यहां यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड फ्लावर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से बेटा, बिल्कुल पाप लगेगा भूलोगे तो कुछ भी। मैं यहां पर यह कह रहा हूं आपको कि हमारे पास दो ऐसे सीड के एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है जिनकी वेरी लॉन्ग वायबिलिटी है। वेरी लॉन्ग वायबिलिटी का क्या मतलब हुआ, वो बहुत लंबे समय के बाद जर्मिनेट कर पाए, बहुत लंबे समय के बाद वो क्या कर पाए, जर्मिनेट कर पाए। पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है हमारे पास, कौन, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, जो मेरे को कहां से मिलता है, आर्कटिक टुंड्रा से मिला। वो जर्मिनेट और फ्लावर किया, उसने सीड बनाया आफ्टर 10,000 ईयर, 10,000 साल के बाद उसने जर्मिनेट करके क्या बना दिया, सीड बना दिया, फ्लावर और सीड बना दिया लुपाइनस आर्कटिकस ने। उसके बाद हमें क्या मिला, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा मिला। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा को हम क्या नाम दे रहे हैं, डेट पाम का नाम दे रहे हैं। तो डेट पाम क्या है हमारे पास, डेट पाम क्या है बेटा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा है। वो कहां से एक्सकवेटेड हुआ, डेड सी से एक्सकवेटेड हुआ और वहां से निकला, वहां से डेड सी से। अब डेड सी क्या है, मैं अब आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं बेटा, ये 2000 साल के बाद जर्मिनेट किया था। सवाल ये है, सवाल ये है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये इतने लंबे टाइम तक जर्मिनेट करे क्यों नहीं।
पहला आंसर, वहां टेम्परेचर इतना कम था, एंजाइम काम नहीं कर रहा था। यहां पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा था। अगर कहीं बाहर सॉल्ट ज्यादा होता है और अंदर सॉल्ट कम होता है तो सीड का पानी खींच पाना इंपॉसिबल होता है। मतलब डेड सी में मेरे पास क्या ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है। सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से सॉल्ट एक्सेस है, तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सॉल्ट सीड नॉट एबल टू, तो वहां से लेकर आए थे, नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। ये समझ पा रहे हो, एब्जॉर्ब वाटर, ये बात याद रखनी है, समझो। सीड पानी ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाया। अगर पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, सुन लो ध्यान से, हां, अगर पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, क्या उल्टा लिख दिया भाई, मैंने कहा सॉल्ट कंटेंट ज्यादा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सॉल्ट सीड नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, हाँ क्लियर, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सीड को पानी चाहिए ना, बिना उसके तो जर्मिनेट करेगा नहीं, यहां पानी नहीं ले पाया इसको। ठीक है, ये याद रखना, सही है। इसीलिए बेटा आपको पता है, अगर आप डेड सी में जाएंगे तो आपके बॉडी के सेल में से पानी निकल जाएगा और बर्निंग इफेक्ट जैसा आएगा। बर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं से पानी निकलना है तो जलने जैसी वो आती है उसमें। अब देखो हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, एक बार ध्यान से देना, लास्ट नहीं है भाई, अभी बचे हैं टॉपिक इसमें। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं इसमें और ये आ सकते हैं नीट में डायरेक्ट भी और स्कूल के एग्जाम में भी। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड करके एक टॉपिक है, ठीक है, सीड का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लियर। अरे तो इसके इधर नियर लगा दे भाई, दोनों आपस में, बच्चे ने बताया यार नियर यहां लगाना है, नियर डेड सी, तो ये एक तरीके से आपस में एक दूसरे के पास है ना यार, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ आगे देखो भाई, ये टॉपिक देखो, लार्ज नंबर ऑफ डेड सी। एनसीईआरटी ने कैसे बताया, एनसीईआरटी ने बताया, देखो एनसीईआरटी ने कहा, देखो भाई एक पिस्टिल में काफी सारे ओव्यूल हो सकते हैं। देखो एक पिस्टिल में हमारे पास मैनी ओव्यूल, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी ने। एक फ्लावर में कैन बी मैनी पिस्टिल, और एक प्लांट पर मैनी फ्लावर, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्लांट पर लार्ज नंबर ऑफ सीड पॉसिबल है, बहुत सारे सीड बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स पॉसिबल है बेटा। एक प्लांट पर लार्ज नंबर ऑफ क्या पॉसिबल है, सीड पॉसिबल है। बहुत सारे हमारे पास क्या पॉसिबल है, सीड पॉसिबल है, किसमें, एक प्लांट पे। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हमारे पास पॉसिबल है, किसमें, एक प्लांट पे। ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, एक प्लांट पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सीड्स पॉसिबल है। सोचो इस बात को, इसका एग्जांपल दिया, देखो एनसीईआरटी कह रही है भाई देखो एक पिस्टिल में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, एक फ्लावर में बहुत सारे पिस्टिल हो सकते हैं, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, तो एक प्लांट में बहुत सारे सीड हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ओव्यूल होंगे। तो आप सोचो जरा कितने ही सीड बन सकते हैं। इसका इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत छोटे और बहुत सारे सीड बनाते हैं। उसके एग्जांपल क्या है देख लो ध्यान से। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि सम प्लांट्स कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स बनाते हैं। उसमें एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, एक ऑर्किड, याद करो हमने ऑर्किड पढ़ा था अभी बीच में एक जगह, बी, ऑर्किड के बाद हमारे पास ये बेनियन, बेनियन पीपल एक ही ग्रुप में आता है बेटा। आपको मैं बताता हूं, बरगद का आपने अगर फ्रूट देखा हो छोटा सा होता है, या पीपल का फ्रूट देखो, मैं पीपल लिख देता हूं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है ना पीपल का, बहुत छोटा सा फ्रूट होता है, उसमें ही हजारों सीड होते हैं। आप सोचो वो सीड एक ट्री में कितने ही बनते हैं, वो पैर में लग के हवा से, मतलब हवा से तो नहीं, कोई भी चीज से अटैच होके कहीं ना कहीं वो जाते रहते हैं आसपास, और वो उसमें से निकल, कहीं भी बहुत छोटा सीड होता है, कहीं भी फिट हो जाता है, आसानी से जर्मिनेट कर जाता है। इसलिए पीपल कहीं से भी निकल आता है क्योंकि उसका सीड बहुत छोटा है और बहुत सारे बनते हैं, कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है और वहां से वो क्या होगा, जर्मिनेट करके वहां से निकल आता है।
तो हम लिखते हैं ऑर्किड, हम लिखते हैं पीपल, है ना, हमने लिखा ऑर्किड, हमने लिखा पीपल। उसके अलावा दो पैरासिटिक प्लांट हैं, एक का नाम है स्ट्रिगा और एक का नाम है ओरोबैंकी। ये दोनों पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं बेटा? पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड और एक पार्शियल डिपेंड होते हैं। ये वाले तो पार्शियल हैं, पूरी तरह से डिपेंड वाला आपका कस्क्यूटा है, जिसे अमरबेल कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, है ना, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो होता है वो। तो आपकी एनसीईआरटी ने बताया है कि 4 एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर बहुत छोटे और बहुत सारे सीड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारे सीड होते हैं। ये चीज समझो ध्यान से बेटा, बहुत छोटे और बहुत सारे सीड होते हैं। क्लियर? ऑर्किड मोनोकोट है और नॉन एंडोस्पर्मस है। फिकस रिलीजियोसा बेटा इसका नाम है ना, फिकस जीनस है। देखो पीपल और बरगद का जीनस सेम है, फिकस कहते हैं, FICUS। यू मत लगाने ना, ब्राउन एल्गी हो जाएगी। क्लियर? पूछो, डाउट पूछो बेटा। नहीं बेटा, जो एनसीईआरटी ने दिया है सुन लो ध्यान से, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटे सीड है, पपाया में तो फिर भी बड़े होते हैं। ये 4 एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने। ओरोबैंकी और स्ट्रिगा एनसीईआरटी चेक करो, मिल जाएगा। आज लास्ट क्लास नहीं है बेटा, एक क्लास और पढ़ाने का मन कर रहा है मेरा। मेरी बात सुनो ध्यान से, आपकी कल वाली क्लास लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर आपकी ज़ूलॉजी स्टार्ट होगी, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? कल अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुन लो ध्यान से। हाँ बिल्कुल ऑफ, छुट्टी दी जा रही है आपको। हाँ सुन लो ध्यान से, हाँ आपको छुट्टी दी जा रही है, पहले सुन लो ध्यान से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अभी आपका पास एक फ्रूट बताना है और वो बताना है आपको, क्या नाम है, एपोमिक्सिस वाला टॉपिक, उसको समझा के बताना है, इसलिए उसको टाइम लेके बताते हैं, ठीक है? क्लियर? हाँ सही है। चलिए एक कल की क्लास में मिलते हैं, उसके बाद कुछ दिन आपको आराम देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है? चलिए आपका काम क्या है बेटा, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, और प्रॉपरली सारी चीजें रिवाइज करो। कुछ चीजें मैं दूंगा आपको एक्स्ट्रा, वो मिल जाएगी आपको जाने से पहले, ठीक है? चलिए बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक प्लीज पढ़ाई करिए, है ना, स्टेफ रहिए, सॉरी स्टे सेफ, स्टेफ रहिए नहीं, स्टे सेफ, ठीक है? थैंक यू।